कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल अहमद अल सबा से उनकी मुलाकात हुई। इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात अच्छी रही और इस महीने की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल हवा से भी मुलाकात की थी। कादम्बिनी, तो इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मिडिल ईस्ट में भारत का पुश बहुत ज़बरदस्त है और मिडिल ईस्ट में होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट का जो वहाँ का पॉपुलेशन है उसमें भारत का बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, बहुत हिस्सेदारी है। वहाँ से मिडिल ईस्ट से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस, यानी कि वहाँ जो भारतीय बसे हैं वो सबसे ज़्यादा भेजते हैं, पैसे भारत भेजते हैं और एक रिकॉर्ड है इसमें बिल्कुल। यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि कई ऐसे जो अपराधी भागे हुए होते हैं उनका डिपोर्टेशन होता है, इसमें भी सहयोग है। पिछले कुछ वर्षों में डिफेंस में सहयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा है, साथ में एक्सरसाइजेज होते हैं और हिस्टोरिकल टाइज, पीपल टू पीपल टाइज, ये सारे ज़रूर हैं। और ये जो मीटिंग दोनों के बीच हुई है, जो कि साइडलाइंस पे हुई है UNGA के, ये पहली मीटिंग है पीएम की क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत के साथ, और ये अपने आप में इसलिए अहम है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर भी जो दोनों कंट्रीज़ का सपोर्ट है और पूरा एक ग्रुप का जो सपोर्ट है वो भारत के लिए बहुत मायने रखता है, इनके लिए भी मायने रखता है, क्योंकि तेल हमको नहीं भूलना चाहिए, वो एक बहुत अहम फैक्टर है इस रीजन से। और अगर कुवैत की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा जो भारतीय हैं वो वहाँ पे रहते हैं। तो जो रेमिटेंस की बात की कादम्बनी ने, तो रेमिटेंस जो उनके ज़रिए आता ही आता है, लेकिन भारतीय के हितों की जो रक्षा है वो भी इस तरह की मुलाकातों के ज़रिए सुनिश्चित किया जाता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब भारतीय वहाँ पर किसी तरह की दिक्कत में पड़ते हैं तो एक जो द्विपक्षीय रिश्ता, मजबूत रिश्ता होता है, तो उसके ज़रिए उनको एक तरह से उनको एक काफ़ी सहयोग, काफ़ी समर्थन मिलता है। तो ये एक बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इस तरह के मुलाकात के ज़रिए ये भी है कि इतनी बड़ी तादाद में जब भारतीय वहाँ पे रहते हैं तो उनके हितों की जो बात है, हालांकि हर देश जो कि होस्ट कंट्री होता है, जो वहाँ काम कर रहे होते हैं, उनके हितों की वो रक्षा खुद कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से एक पुश जो है वो मिलता है और वहाँ भारतीयों को एक संबल, एक ताकत जो है वो महसूस होती है। हमने कई देशों में देखा है, कहीं पर भी मुसीबत आती है तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि जो ये समकक्षी मुलाकातें होती हैं, ये हमेशा हमने देखा है कि भारत नेतृत्व करता है। बाकी देशों के बच्चों को चाहे निकालने की बात हो, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, नेपाल के बच्चों को निकालने की बात हो, या हमारे सहयोगी विष्णु सोम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, आगे का आज का क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का? तो आज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट ऑफ द फ्यूचर्स में एक भाषण देंगे। ये 10 से 15 मिनट लंबा भाषण होगा। शायद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म के बारे में प्रधानमंत्री बोलेंगे। आपको पता होगा कि इंडिया का रवैया ये रह चुका है काफ़ी सालों के लिए कि इंडिया को एक परमानेंट मेंबर बनना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को शायद रिफॉर्म करना चाहिए। तो शायद इस बारे में प्रधानमंत्री बोलेंगे। ये याद रखना चाहिए कि ये इंडिया का एक मेजर रिक्वेस्ट है और ये एक डिमांड है, काफ़ी सालों से है। अमेरिका ने कहा है, और ये सिर्फ एक दिन पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका ने कहा है एक स्टेटमेंट में कि ये मांग जो इंडिया की है, इस मांग को वो मानते हैं और परमानेंट मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया को मिलना चाहिए। इंडिया को कहना है, भारत को कहना है कि हम दुनिया के सबसे बड़ा गणतंत्र है, हम दुनिया के सबसे पॉपुलस नेशन है, हम एक न्यूक्लियर पावर है इस वक्त, और इसलिए इंडिया को एक परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए। चीन का वीटो राइट्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और यही शायद सबसे बड़ा मुसीबत है इंडिया के लिए। पर ज़रूर कई देशों, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है, और ये सब P5 मेंबर्स में से है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, शायद इस पे कुछ बोलेंगे, एक्सपेंशन और ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और रिफॉर्म ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। आजू, विष्णु ने काफ़ी अहम बात की तरफ इशारा किया है, ध्यान खींचा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो है वो रिफॉर्म की बात क्यों करता है, क्योंकि भारत का ये मानना है और भारत समेत कई और देशों का मानना है कि जो बॉडी बनाई गई वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो वैश्विक
वैश्विक व्यवस्था थी उसके मद्देनज़र बनाई गई थी। अब जो है पुल के नीचे से बहुत पानी बह चुका है, दुनिया में जो वैश्विक जो परिदृश्य हैं काफ़ी बदल चुके हैं और ऐसे में UN जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सफ़ेद जो हाथी के जो दिखाने के जो दांत है उस तरह से नज़र आता है। क्योंकि देखिए प्रस्ताव पास होते हैं, वहाँ से कई तरह की बातें की जाती है, लेकिन उसका कोई असर, कोई फ़ायदा जो है वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में या किसी भी सिचुएशन में होता नज़र नहीं आता है। तो इसको ज़्यादा असरदार बनाने की जो एक मांग है वो लगातार होती रही है और भारत इस दिशा में सुधारों की जो बात है वो करता रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको इंक्लूसिव बनाने की जो बात है वो करता रहा है। और न सिर्फ अपने लिए बल्कि और भी, जैसे अगर अफ्रीकी देश की बात करें, कैरिबियन देश की बात करें, तो ऐसे देशों का रिप्रेजेंटेशन भी जो भारत चाहता रहा। लेकिन जिस तरीके से भारत ने अपने आप को मजबूती दी है और दुनिया के मंच पर उसकी आवाज़ को अब सुना जाता है, तो ऐसे में अगर परमानेंट मेंबरशिप मिले सिक्योरिटी काउंसिल में तो ये एक बहुत ज़्यादा अहम बात होगी और भारत के फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि दुनिया में एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिहाज से भी। विष्णु के पास एक बार फिर जाना चाहूँगी। विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, PM ने अपना जो स्पीच दिया प्रवासी भारतीयों को जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक ग्लोबल लीडरशिप की बात कही, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कहा कि भारत जब कहता है तो दुनिया सुनती है। वॉर के बारे में उन्होंने कहा कि नॉट एन एरा ऑफ वॉर। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने मेंशन की वो ग्लोबल साउथ को आवाज़ देने की, मजबूत आवाज़ देने की बात की और शायद ये भी वहाँ पर समिट ऑफ द फ्यूचर में रिफ्लेक्ट हो दोनों तरह से कि हम इनके भी आवाज़ हैं और हमारी अपनी भी बहुत मजबूत आवाज़ है और ये हमारा सबसे एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन जो है हम लेकर आएंगे अगर हमें परमानेंट मेंबर्स में शामिल किया जाता है। Kaldamari, you're quite right. India is a voice of the global south. India global south का एक लीडर है। G20 समिट नई दिल्ली में हुआ था और जब हम बातचीत करते अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे तो ये बात ज़रूर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देखिए हम सिर्फ हिंदुस्तान के तरफ से बातचीत नहीं कर रहे, हम ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। जब प्रधानमंत्री यूक्रेन गए थे वहाँ भी उन्होंने कहा था और जब प्रधानमंत्री रूस गए थे ज़रूर कहा था कि देखिए हम एक पीस प्रोसेस चाहते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं पर पूरा ग्लोबल साउथ के लिए। और ग्लोबल साउथ के साथ इंडिया का जो रिश्ता अब है वो काफ़ी गहरा है। और रिश्ता क्या है? G20 समिट के दौरान हमें पता चला कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग इंडिया और सदर्न और ग्लोबल नेशंस ऑफ द साउथ के बीच पे काफ़ी हो चुका है। इंडिया का और बन भी रहा है, ज़्यादा भी बढ़ रहा है। इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम देने को तैयार है। रिफॉर्म ऑफ मल्टीलैटरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो ग्लोबल साउथ के नेशंस को बेनिफिट करता है, ट्रांसफ़र ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन्स इन द वर्ल्ड। तो वो वैक्सीन्स जो हिंदुस्तान में बनते हैं वो ग्लोबल साउथ में जाता है। कोविड के दौरान ये ज़रूर हमने देखा था। तो इंडिया का रोल एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ अहम है, इम्पोर्टेंट है और ये अंतर्राष्ट्रीय मंच में शायद ये एक्सेप्ट हुआ है और भी एक्सेप्ट हो रहा है कि इंडिया जब बातचीत करती है एक इंटरनेशनल फोरम पे सिर्फ इंडिया के लिए नहीं पर ग्लोबल साउथ के लिए भी।